नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रिम्स में झंडा तोलन दिखाऊंगा। ये राजेंद्र पार्क में होता है और कौन करते हैं, कैसे होता है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो डायरेक्टर राजकुमार हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार, जो रिम्स के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा झंडा तोलन किया जाता है। और उनका जो स्पीच है, जो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे उन्होंने जो कुछ बताया है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह के उनका भाषण होता है। उन्होंने रिम्स की उपलब्धियों के बारे में बताया है, काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनना चाहिए उनकी बातों को और अनुसरण करना चाहिए। और मेरा ये वीडियो है और आप जिस ज़िले से देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा और रिम्स के बारे में हर बारीकियाँ आपको बताऊँगा। और मेरा बाकी का भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना करके डाल सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और जहाँ भी आवश्यक सुधार की आवश्यकता होती है, करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नाम पर इस संस्थान का नाम पड़ा है, पहले राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, अब राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उनकी प्रतिमा हम लोगों के बीच उपस्थित है। उनको याद करते हुए, उनके प्रति सम्मान जाहिर करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं डायरेक्टर सर। अब हम लोग झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के लिए अग्रसित हो रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना या झंडोत्तोलन करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही यादगार पल और गरिमामय अनुभूति महसूस कराता है। झंडोत्तोलन
अब मैं निदेशक महोदय की अनुमति से एक छोटी सी प्रस्तुति दिलाना चाहता हूँ जो देने के लिए इच्छुक हैं, विद्यार्थी हैं। इसके बाद यहाँ के बाद ऑडिटोरियम का कार्यक्रम होगा जहाँ पे निदेशक महोदय हम सभी को संबोधित करेंगे। सुधांशु शेखर, डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा यहाँ पे आ जाइए। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए का शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार अपने परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूजनीय भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं शेखर यहाँ उपस्थित आदरणीय निर्देशक महोदय, डीन महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी युवा शक्तियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब भी आज इस मंच में एकत्रित हुए हैं। पर यह जश्न मनाने का मौका हमें यूं ही नहीं मिला। अगर आज हम भारतवासी खुली सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे हर उस वीर योद्धा की, हर उस वीर सपूत की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए। अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीयों की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए सन 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। इसके बलिदान, त्याग, देश के प्रति मर मिटने के जज्बे को किसी ने शब्दों में खूब लिखा है, जिसमें से कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या समझोगे आप इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे आप इस दौर में कि अंग्रेजों का प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है आपने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है आप वह मंजर मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। धूप तो आता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों के बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और अंत में आपके सामने 2 पंक्तियां रखकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु शेखर जी, 2021 बैच के बीबीएस स्टूडेंट। युवा हैं, जोश भी है, बच्चे हैं, नटखट हैं, लेकिन हमारी संस्कृति भारत की एक है और जिसको कहते हैं भारतीय संस्कृति। और इसीलिए तो डॉक्टर अम्बेडकर को कहना पड़ा। लोगों ने पूछा कि आपका विवाद क्या है गांधी जी से? उन्होंने कहा
महात्मा जी जो है वो से हमारा कोई विवाद नहीं है, बहुत सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने कहा कि महात्मा जी कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हमारा विरोध इसी बात पर है, हम पहले भी भारतीय हैं, द्वितीय भी भारतीय हैं, तृतीय भी भारतीय हैं और अंत में भारतीय हैं। भारतीय ही भारतीय, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि रिम्स इतना बड़ा संस्थान है जिसमें करीब 6000 एम्प्लॉइज और स्टूडेंट मिला के उससे ज्यादा हो जाएंगे, और इस ऑडिटोरियम की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व, हमारे दो ही राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अगर इन दो राष्ट्रीय पर्वों के लिए हमारे मन में सम्मान नहीं है तो इस वसुंधरा पर हम केवल उसी तरह जी रहे हैं जैसे कोई सेल्फिश आदमी केवल सेल्फ मोटो के लिए यहाँ आया हो और उसका एक ही काम हो कि भाई अपना ही देखो सब कुछ। आदमी, इंसान दो तरह के होते हैं, राष्ट्रवादी और व्यक्तिवादी। आप अपने आप का आकलन करिए कि आप राष्ट्र को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और व्यक्ति विशेष को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको डिफाइन कभी और करेंगे, ये विषय लंबा हो जाएगा। आज चूंकि 15 अगस्त है, आज का दिन है, अगर हम अपने उन सम्माननीयों को, उन महापुरुषों को, उन हुतात्माओं को, उन वीरों को अगर हम याद न करें तो मुझे लगता है कि हम अपनी ड्यूटी में फेल हो जाएंगे। कहां से शुरू करें समझ में नहीं आता। 84 साल का बूढ़ा बहादुर शाह जफर भी उस मैदान में कूदा और 16 साढ़े 16 साल के राजेंद्र सिंह लहड़ी भी उसी मैदान में कूदे। दोनों इस देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए या फांसी जैसी मौत हुई। जब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया, और हां ये बताते चले इस देश में गद्दारों की कभी कमी नहीं है। इस देश को बाहर से खतरे कम है। मैं आपको निश्चित ही बताता हूं, मैं नेता नहीं हूं, पॉलिटिशियन नहीं, हो सकता है आपको भाषण मेरा पॉलिटिकल लगे, लेकिन मैं अध्ययन करता हूं देश के बारे में, मुझे थोड़ा चिंता है। इस देश को बाहर के लोगों से कभी खतरा नहीं रहा। इस देश को इस देश के लोगों से खतरा हमेशा रहा। जिस तरह इस संस्थान को संस्थान के लोगों से खतरा है, उसी तरह इस देश को हमेशा देश के लोगों से खतरा रहा। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो सिंध का दाहिर राजा जब मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध कर रहा था तो सेनापति कुछ सिक्कों में बिक गया और मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश में काबिज हो गया। और जयचंद तो यही पैदा हुआ था ना, भारत से बाहर से आया था क्या? उसी ने तो इनवाइट किया था मोहम्मद को। पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन था? वो लोग थे। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इसी देश और इसी मिट्टी और इसी संस्कृति में पड़े हुए। और वीर शिवाजी जब युद्ध कर रहे थे तो उनके दुश्मन कौन थे? वहीं के लोग, पंजाब के लोग। और कुछ खानदानों को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें ग्वालियर, बीकानेर और कई तरह की रियासतें शामिल थी। जब पहली बार 1857 में बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, मेरठ से लड़ाई शुरू हुई, नेस्तनाबूद नहीं किया उनको, यही शायद बहादुर शाह जफर की भूल थी। और जब बहादुर शाह को जफर को अरेस्ट करके हडसन जेल में ले गया तो सुबह नाश्ते में, जरा कुर्बानी देखिएगा, सुबह नाश्ते में
उसने कहा कि बादशाह सलामत, जरा ध्यान से सुनिए इस प्रकरण को, शायद पहले भी कहा हो लेकिन मैं बार बार कहता हूं। बादशाह सलामत, आप बार बार कहते हैं कि आपको नजराना नहीं देते हैं हम लोग, तो आज हम आपको नजराना पेश करते हैं। करिए नजराना पेश। एक बड़े से थाल में कुछ नाश्ता लाया गया, उस पर पर्दा पड़ा था। हडसन ने कहा कि शहंशाह को नजराना पेश किया जाए। पता है नाश्ते में क्या था? नाश्ते में मिर्जा खैर, उनका एक बेटा, और दूसरा भी मिर्जा था, नाम भूल रहा हूं, और उनका एक पोता अबू बकर, इन तीनों के सर कलम किए हुए उस नाश्ते में नजराने के तौर पर उस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर साहब 84 साल के बूढ़े को नजराने के तौर पर नाश्ते में पेश किया। बहादुर साहब जफर की आंखें पथरा गई, और अंग्रेज चूंकि यहां रह चुके थे तो उसने एक शायरी शेर सुनाई कि बहादुर साहब जफर, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मुगलों की संतानें इसी तरह सुरखरू होके सर कलम के साथ अपने बुजुर्गों के सामने पेश की जाती। बहादुर शाह जफर ने उस स्थिति में भी, सोचिए जरा, जिसके 2 बेटे और एक पोते का सर कलम कर दिया गया हो, उसने क्या कहा? शायर था बहादुर शाह जफर, हम सब जानते हैं। हम सब बहादुर शाह जफर का कमजोर पार्ट जानते हैं। बहादुर शाह जफर ने 1857 मार्च के मई में ही युद्ध शुरू कर दिया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर उस समय इस देश के लोग, यहां गद्दारों की कमी होती और देश के लोग एकजुट होते, तो उसी समय हमारा देश आजाद हो गया होता। फिर भी ललकारा 84 साल के बुड्ढे ने, मेरे प्यारे भाइयों, और उसने उस शेर का जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। ईमान किसमें पूछना है भाइयों? कभी शाम को सोचिए आपने कितना ईमान है। हम कहीं बैठे थे, किसी ने कहा कि ईमान की परिभाषा और ऑनेस्टी की परिभाषा बदल गई। उसमें हमारे महान टीचर भी थे, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं। जब वहां कई लोग शामिल हो गए कि ऑनेस्टी की क्या परिभाषा, थोड़ा चेंज हो गया, ऑनेस्टी की परिभाषा ये है। चूंकि वो टीचर थे, मैं खड़ा हो गया, मैंने क्षमा मांगी, मैंने कहा सर ये परिभाषा ईमानदारी की आपने चेंज की। ये तो अनंत काल से, आदिकाल से जो ईमानदारी और ऑनेस्टी की परिभाषा चल रही है वो वही रहेगी। उसको चेंज जब जब किया जाएगा इस धरती पर सिर्फ विनाश होगा। तो बहादुर शाह ने जवाब क्या दिया उस अंग्रेज हडसन को कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 84 साल का आदमी। राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत सारे नाम। राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नास्तिक तरह के थे। अशफाकुल्ला खान से उनकी दोस्ती थी। अशफाकुल्ला खान धार्मिक व्यक्ति थे, नमाज अदा करते थे, शायरी शेर शायरी करते थे। जब बात आजादी की आई तो दोनों में कभी धर्म की बात नहीं हुई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि अशफाक में वो सहिष्णुता थी, वो टॉलरेंस थी कि हमारे बीच में सिर्फ राष्ट्र रहा, देश रहा, कभी भी धर्म बीच में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि मुझे पता है कि यह न्याय के नाम पर मेरा गला घोट देगा, लेकिन ये अंग्रेज सत्ता क्या समझती है?
ये अंग्रेज सत्ता क्या समझती है कि वो सफल हो जाएगी? हमारे खून की एक एक बूंद से इतने क्रांतिकारी वीर पैदा हो जाएंगे कि तुम्हारी इस शासन सत्ता को नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। और मैं दोबारा पैदा होऊंगा और दोबारा क्रांति करूंगा। जरा जज्बा देखिए। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, सुबह उन्होंने नहाया धोया, पूजा वंदना जो करते थे की, और जब फांसी लगने लगी तो उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई। आपसे आखिरी इच्छा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? मेरे लड़के को नौकरी मिल जाती, मेरी फैक्ट्री चल जाती है, अब तो मैं जा ही रहा हूँ, एक पेट्रोल पंप और माननीय मंत्री जी कर देते तो अच्छा हो जाता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं माना। उन्होंने कहा आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। किसके लिए मेरे प्यारे भाइयों? आपके लिए, हमारे लिए। और अशफाक उल्लाह खान से जब पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि मेरी मां की बड़ी इच्छा थी कि अशफाक की शादी हो जाए। तो आज जो है इस फांसी के फंदे से ही इसका एक बोसा ले लेता हूं, आज से यही मेरी दुल्हन है, मैंने इसी से शादी कर ली। फांसी के फंदे से शादी करी अशफाक उल्लाह खान। किसके लिए? हमारे लिए। और अशफाक उल्लाह खान ने जो गजल एक शेर पेश की थी, पता है वो क्या थी? उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे जब फांसी हो जाए तो मेरी माँ के लिए बंगला बना देना, एक पेट्रोल पंप खरीद देना, कुछ पेंशन कर देना हमारे भाइयों के लिए। अशफाक उल्लाह खान से जब इच्छा पूछी गई तो पता है क्या कहा हमने? कुछ आरजू नहीं है, कोई आरजू नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू यही है, एक ही आरजू, एक ही इच्छा है कि रख दे कोई जरा सा खाके वतन कफन पर। मेरे कफन पे मेरे देश की थोड़ी सी मिट्टी कोई रख दे, इससे अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। जब मैं कभी ये सब पढ़ता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। देश के लिए लोगों ने कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया, और हम अपनी संस्था के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संस्था जो हमें जल देती है, फल देती है, कपड़े देती है, टाई देती है, सूट देती है, बूट देती है, प्रमोशन देती है, समाज में स्थान देती है, सम्मान देती है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। मैं बहुत धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री और तब के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी वजह से मैं आज आपके बीच में मुखातिब हूं। और मैं भूल नहीं सकता माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को और देश की न्यायिक व्यवस्था को, जिसकी वजह से मैं आपके सामने हूं। मेरा धन्यवाद है माननीय परम सम्माननीय संजय सेठ साहब को, माननीय विधायक सुरेश बैठा जी को, अन्य सभी ऐसे लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके सामने हूं, और जिन्होंने मौका नहीं दिया उनके लिए मेरा बहुत साधुवाद है। मैं यहां कोई जागीर बनाने नहीं आया हूं, मैं यहां कोई फ्लैट खरीदने नहीं आया हूं। अगर रुपया कमाना होता तो उस अल्लाह वाहे गुरु गाड परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने हमको, भगवान बुद्ध ने मेरे हाथ में इतना कुछ दिया है कि मैं चाहता तो मैं रुपये को सो सकता था। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ जिसमें सड़कें भी नहीं थी, और यहां तक का सफर चुना। मैं इस देश में मेडिकल इंस्टीट्यूट, मुझे कान पकड़ते हुए बोलता हूं, बिगड़े हुए इंस्टीट्यूट्स को सुधारने का श्रेय मिलता है। क्या इस संस्थान में जब मैं आया था किससे छुपा है कि साल में? क्या हमने
सारी रिस्क लेके फैकल्टी के प्रमोशन नहीं किए? क्या हमने जो सर्विस बुक्स तक नहीं बनी थी वो नहीं बनवाई? सबका सहयोग रहा, पूरे हमारे स्टाफ का, उन सभी को बहुत धन्यवाद। क्या हमने ACPS एम्प्लॉइज के लिए नहीं लगाया? क्या हमने संस्थान को चलाने के रेजिडेंट के बार 6 बार इंटरव्यू नहीं किए? हमने 116 करोड़ का सामान नहीं खरीदा? 5 महीने करीब कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद जब कुछ नहीं खरीद सकते थे। 95 करोड़ का करीब सामान टेंडर प्रोसेस फाइनल हो चुकी है, हम खरीदने जा रहे हैं। 3 साल से 4th क्लास के वो अपॉइंटमेंट कोर्स से जो रुके थे वो 96 करीब 97 वो हुए। सर्विसेज तक कंफर्म नहीं थी, वो ठीक ही गई। संस्थान को ट्रैक पर लाने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई, सिक्योरिटी को मजबूत किया गया, 40 गनर दिलवाए गए, कैंपस को सुरक्षित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। 3 डायरेक्टर एक सेंट्रल लैब नहीं बना पाए, आप सभी का सहयोग मिला। आज सेंट्रल लैब जो लगातार टाउट्स के हाथ में इन्वेस्टिगेशन थे, गरीब मरीज को फायदा हो रहा है, क्या वो फायदा का श्रेय और उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा? मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर, माइनर ऑपरेशन थिएटर, करीब 12,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन जिसमें मेल फीमेल वार्ड और रिकवरी रूम शामिल है, जहां ऑपरेशन होने लगा है, क्या हो रहा था वहां DCI का ऑफिस बना हुआ था जिसकी वजह से मुझे विरोध झेलना पड़ा, वो काम नहीं हुआ क्या? और 2014 से आपका रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर बन रहा है, बन पाया था क्या? इसने पूरा करवाया। और इमरजेंसी में 11 बजे जगह नहीं मिलती थी, क्या वो एक्सटेंशन नहीं किया गया? पेइंग वार्ड में पेइंग वार्ड और कार्टेजेस की व्यवस्था बदली गई कि नहीं बदली गई? अभी एक वार्ड एक्सटेंशन बन रहा है ऑन्कोलॉजी में, वो नहीं किया गया क्या? यहां लिनेट खरीदा जा रहा है कई साल से, आज दिन तक कैंसर के लिए इतना जरूरी क्या खरीद गया? हम प्रोसेस कर रहे हैं, जल्दी खरीदेंगे उसको। करीब 60-70 करोड़ का परचेज प्रोसेस में है, और उसके बाद भी करीब 283 करोड़ का इक्विपमेंट जब हम खरीद पाएंगे तब हम ये कह पाएंगे कि रिम्स इस स्तर पर आ चुका है कि अब इसको रिम्स कहा जाए। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के कार्यकाल में भी हुआ नहीं है मेरा 1.5 साल। एक डिसिप्लिन इस कैंपस में क्या नहीं लाया गया? क्या पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं हुई? नर्सिंग के 144 पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। फैकल्टी के अपॉइंटमेंट कोर्ट के अवेलेबल कोर्ट के डायरेक्शन मिलेंगे, जल्दी कर दिए जाएंगे। इसके बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, जो दबाव है रिम्स पर मैन पावर की कमी की वजह से, कल ही हम लोगों ने डिसीजन लिया, एक रिक्रूटमेंट सेल ही क्रिएट कर दिया गया है ताकि सारे के सारे कैडर के रिक्रूटमेंट जल्दी हो। जो रिम्स पे दबाव पड़ रहा है, मानसिक दबाव पड़ रहा है, जो लोग काम करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनको तो मैं क्या कहूं। कल मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा था, मैंने टोका नहीं, 3 से 4 से ज्यादा नर्सेस मुझे कॉरिडोर में वॉक करती मिली। क्यों? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि जहां आपकी ड्यूटी लगी वहां काम करें? ऐसा क्यों है आखिर इस संस्थान में? मैं खुले मन से पूछता हूं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हो सकता? 66 साल का बुढ़ा आदमी 9 बजे जाता है और 6 बजे तक जब तक काम पूरा ना हो, और उसी में बीच में लपक के ऑपरेशन भी कर सकता है। तो आप तो अभी माशाअल्लाह जवान हैं, क्या शिक्षा देंगे, क्या मैसेज अपने बच्चों को देंगे? और मैं एक बात बता दूं, बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो उसको नहीं करना चाहिए, और वो नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, और जो व्यक्ति सत्य को झूठ
और झूठ को सत्य साबित करता है उसको 6 तरह के दंड मिलते हैं, और वो मिलते हैं, मैंने देख लिया। वो 6 तरह के दंड क्या है? अंग भंग हो जाना, मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाना, राजदंड मिल जाना, आग लग जाना, कुनबे को नुकसान होना, पुत्र पुत्रियों को नुकसान होना, ये तरह तरह के दंड आदिकाल 2500 साल बुद्ध पहले डिस्क्राइब किए। तो कर्म का फल अकट है, अकाट। एक चीज मैंने जिंदगी को जी के सीख लिया, जिसमें मैंने गीता भी का अध्ययन किया और बुद्ध को मैंने ज्यादा अध्ययन किया, क्योंकि बुद्ध तार्किक हैं, बुद्ध सैद्धांतिक हैं, बुद्ध साइंटिफिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी महापुरुष महावीर जैन वो भी तार्किक सैद्धांतिक है, टफ है। टफ तो बुद्ध भी बहुत है, और टफ महावीर स्वामी भी बहुत है, और ऋग्वेद जिन्होंने पढ़ा है, और गीता तो मुझे लगता है दुनिया की 19 किताब लिखी गई। इन सब के कर्मों का एक निचोड़ है कि अगर कर्म के सिद्धांत को तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, इसको तो मैं भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं वसुंधरा पे जो मेरे लिए मुश्किल हो, और ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं, और ऐसी कोई चीज नहीं जिसका मैं उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कर्म के सिद्धांत से अपने आप को अलग करता हूं, मैं भी कर्म करता हूं। और अगर कर्म ही नहीं होगा तो सृष्टि का नियम ही बिखर जाएगा। और कर्म के फल पर भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा, एक जगह तो वो भी कहा है जो आप सब जानते हैं कि कर्म परिणाम तुम्हारे बस में नहीं। लेकिन दूसरी जगह भगवान कृष्ण ने गीता में डिस्क्राइब कर दिया कि काम का परिणाम भी आपका कर्म ही डिसाइड करता है। मेरे प्यारे भाई, मैंने 10,000 से ज्यादा खोपड़ियां और स्पाइन खोल चुका और खूब न्यूरो साइंस एंजॉय किया, खूब लिखा, देश विदेश में हर जगह जहां बैठा वहां लोगों ने हमको पहचान दी। लेकिन जिंदगी क्या है ये मैं इस स्टेज में सीख रहा हूं, जो हमारी वसुंधरा पर जो ज्ञान पैदा हुआ। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत पर तो मेरा भी जोर नहीं है, बुद्ध तो कहते ही उनकी पूरी जिंदगी ही मन के कंट्रोल करने पे, मन के प्यूरिफिकेशन करने पे और कर्म पर आधारित। तो मेरा सिर्फ कहना यह है, बुद्ध ने दूसरी बात कही कि जो लोग इस वसुंधरा पर सुख चाहते हो, सुख, वो आज से लोगों की पीड़ा हरने में लग जाए। आपको तो मौका मिला है, चिकित्सा संस्थान में है, आपके पास बिना पीड़ित तो कोई इंसान आता ही नहीं। अरे आपका तो खाना और मलाई और मटर पनीर भी दूसरे का दर्द हरने के बाद ही मिलता है। आपसे ज्यादा पुण्य तो वसुंधरा में कोई दूसरा कमा ही नहीं सकता है। एक बार सोचिए तो क्या शक्ति आपको मिली, इस शक्ति को व्यर्थ न जाने दे। आज मैं निदेशक हूं, कल कोई और आएगा, हो सकता है मैं पूरा टेन्योर भी पूरा न कर पाऊं, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी जवाबदेही आपके लिए जितनी है उससे ज्यादा अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए। मैं ईमानदार हूं, इसका मुझे कोई डींग नहीं मारता, ना ना ना, मैं आपके लिए नहीं हूं, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ही कर्म करता हूं और अपना आचरण विचरण भी अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करता हूं। और यही कारण है कि इतने तनावों के बाद, इतने घेराबंदी के बाद भी मैं रात में 10 बजे जब चाहता हूं आराम से सो जाता हूं और दूसरे दिन फिर काम करने लगता हूं। तो सोचिए जरा शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के बारे में। जब करतार सिंह सराभा, बहुत सारे नाम है, कितने ले नहीं सकता मैं, तो अभी गिना सकता हूं। जब करतार सिंह सराभा को फांसी हुई तो उन्होंने कहा
क्या कहा था पता है? करतार सिंह सराभा की उम्र 18 साल थी, 17 या 18 साल। जालंधर में पैदा हुए थे, सेंट फ्रांसिस्को में गए और वहां पे एक नालंदा, सेंट फ्रांसिस्को के करीब 20 किलोमीटर दूर एक नालंदा हॉस्टल बना दिया, पत्रिका छापने लगे। लौट के आ गए यहाँ, जब देखा कि यहाँ ज्यादा क्राइसिस हो रही है और स्वतंत्रता युद्ध कम चल रहा है, पकड़े गए। लाहौर केस में 19 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी हुई, 94 लोगों को काला पानी और घर में कुर्की हुई और 15 को करीब जो है लंबी लंबी सजाएं मिली। करतार सिंह सराभा को जब न्यायिक और फांसी का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि या तो मैं जानता हूं कि या तो मुझे आजीवन कारावास मिलेगा और या फांसी की सजा मिलेगी। मैं चुनूंगा कि मुझे फांसी की सजा मिले। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मुझे फांसी की सजा मिले, मेरा पुनर्जन्म हो और मैं युद्ध करूं दोबारा देश की आजादी के लिए, और मैं तब तक मरता जीता रहूं, पुनरुत्पन्न होता रहूं जब तक हमारा देश, हमारी मातृभूमि आजाद न हो। मेरे प्यारे भाइयों, आप ऐसे लोगों की संतान हैं। और क्या कहा था भगत सिंह? भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा गया? कितनी उम्र थी भगत सिंह? 24 साल। शहीद आजम क्यों कहा गया? और अंग्रेजों को तलवार से डर कम लगता था, अंग्रेजों को विचारिक क्रांति से। विचार बहुत जरूरी है। जब भी मौका मिले अच्छे लोगों के विचार सुनिए मेरे प्यारे भाइयों। इस समय सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां केवल विचारों के और मन के कंट्रोल की वजह से नहीं। शहीद आजम ने कहा कि आज भारत में जंग जारी है और ये जंग उन शोषक साम्राज्यवादी अंग्रेजों की सरकार और भारतीय शोषित जनता के साथ, और जिन्होंने इस शोषित भारत की जनता के जीने के अधिकार छीन लिए, इनके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, इनके जो रिसोर्सेस हैं जीने के लिए उन पे कब्जा कर लिया है। और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक शोषक और शोषण बंद न कर दे। ये भी कहा उन्होंने कि चाहे ये काले अंग्रेज हो चाहे गोरे अंग्रेज हो, अगर काले अंग्रेज भी इस देश का अगर शोषण करेंगे, साम्राज्यवादी होंगे, ये जंग तब तक जारी रहेगी। किसके लिए कहा था? मेरे लिए। शहीद आजम ने क्या कहा था? क्या उन्होंने कहा था जाने के पहले कि मेरी माता जी बनी रहेंगी, उनको एक बंगला दे दीजिएगा? मैं उस फैमिली से मिला हूं, वो देहरादून के पास कस्बा है, मैं गया हूं। मैंने वो कोठरी देखी है जहां शहीद आजम की मां ने आखिरी सांस ली, छोटा सा कमरा। मेरे प्यारे भाइयों, जब चंद्रशेखर आजाद की उम्र कोई कोमल 14-16 साल, जब उसने पूछा अंग्रेज ने, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आजाद। तुम्हारे बाप का नाम? स्वाधीनता। तुम्हारा घर? जेल खाना। कोड़े पड़ते रहे और भारत माता की जय की ही आवाज लगा। और उन्हीं का साथी एक गद्दार बिक गया, 15,000 रुपए इनाम था। उसने जाके एल्फ्रेड पार्क में जहां वो बैठे थे, उसने गद्दारों की इस देश में कमी नहीं हुई। मेरे प्यारे भाइयों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरा भाषण चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा, मुझे लगता है लंबा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे संस्थान वासियों, डायरेक्टर आता जाता रहेगा, अपने बारे में जरूर सोचें, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें, अपने तरक्की के बारे में जरूर सोचें, लेकिन तब ये ना भूल जाए कि ये चमक, ये वैभव, ये नाम जो आपको मिल रहा है वो एक संस्था से मिल रहा है। अगर वो संस्था नहीं रहेगी तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा।
आप करिए जो कर रहे हैं, जितनी बेईमानी कर सकते हैं वो भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब बात संस्था की आए तो संस्था के बारे में सोचिए। यहां जयचंद पैदा होते रहेंगे इस धरती पर, इस धरती पर तरह तरह के लोग पैदा होते रहेंगे, लेकिन बात जब संस्था की आए तो संस्था के लिए खड़े होइए। उसी में आपकी बरकत है, उसी में आपकी इज्जत है, उसी में आपकी शोहरत है, उसी में आपकी तरक्की है, उसी से आप आगे वाली आने वाली जनरेशन को भी कुछ दे पाएंगे। नियमों का पालन करिए। नियम डायरेक्टर की, निदेशक की सुरक्षा के लिए नहीं बने, सॉरी, नियम आपके लिए बने। मैं जिन संस्थाओं में डायरेक्टर रह के आया, और छोड़िए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं जिस विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, इतना अच्छा बना के आया कि एक प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छा डिपार्टमेंट चला। फोन करके पूछ लीजिए SCPGI। अब मैं आया हूं तो वहां की सिस्टर्स मुझे कंप्लेन करती हैं कि सर हमें तो सफाई वाले नहीं ऐसा बोल दिया, सर हमारी इंचार्ज परेशान कर रही, कोई कहती सर मेडिकल स्टूडेंट परेशान कर, सर HOD मेरे को ऐसा करते। उन्होंने बताया कि सर अब जब आप थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इंडिसिप्लिन कर दे, आज एनआरकी हो गई। यही बात सफाई से बहुत बार आती है, और इसी केस से तो लोग गंगा में प्रेयर कर रहे हैं कि कहीं दोबारा चले जाए। नहीं नहीं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना 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 ना, मैं डिजर्व ही नहीं करता। मैं इस धरती का बहुत ही इन्हा मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इस धरती ने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, इस देश ने मुझे मौका दिया। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूँगा और आखिरी सांस तक करता रहूँगा। अगर इस देश के लिए मेरी जान भी चली जाती तो 66 साल जी चुका हूँ, इतना बहुत है। सैफई में तो सुपारी मिली गई थी मारने की, और सैफई से ज्यादा खतरनाक जगह ये मिली, तो इसलिए मुझे डर नहीं है, मैं जिंदा बना रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि वहां से जिंदा चला आया जहां से डेड बॉडी रिकवरी नहीं हो पाती, मगरमच्छ खा जाते हैं, वो जो नदी बहती है ना, तो मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं इस मौके पर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिम्स को अगर सुधारना है तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए। जिसका जो अधिकार है, चाहे वो फैकल्टी का हो चाहे जिसका हो, मैं पूरी सहानुभूतिपूर्व कंसीडर करूंगा। अगर आप दबाव डाल के मेरे से गलत काम करवाना चाहें तो मैं जब तक हूं वो संभव नहीं है, चाहे आपकी जितनी बड़ी अप्रोच हो। मैं जो करूंगा नियम से करूंगा, कानून से करूंगा, कैमरे पर करूंगा, डंके की चोट पर करूंगा। जैसे अभी एक आदमी ने हमको फोन पे गाली दी, यहाँ के बाबू के ट्रांसफर को ले, वो बाबू का ट्रांसफर, क्या इंटरेस्ट है तेरा? उस बाबू के खिलाफ तो मैं, इस तरह के लोग हैं इस संस्थान में। और एक चीज बता दें, छोटी मोटी चीजों को इशू मत बनाएं। छोटा मोटा किसी से विवाद हो गया, अब उसको लेके आप पड़े हुए हैं। जो लोग छोटी चीजों में उलझे रहते हैं वो कभी भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकते, ये बात नोट कर लीजिए। परिवार है ना संस्था, आप में हिम्मत हो तो रोज बीवी लड़ती है, डिवोर्स लेके दिखाओ। और बच्चा जब खड़ा हो जाता है कि मैं भी तो आपका बेटा हूं, उसे घर से बाहर निकाल के दिखाओ। और बेटी जब कहती हाँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा पापा, उसको बाहर निकाल के दिखाओ। क्यों? वहां चूहा बन जाते हो। और संस्थान में आके ये जूनियर है, मैं सीनियर हूं, ये अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? यहाँ दादागिरी किस बात की है भाई? अरे वो भी आपका है, आप भी उसके हो, मौका तो देखो। बुद्ध ने कहा कि घृणा को कभी घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, उसको प्यार से ही खत्म किया जा सकता है, माफी से खत्म किया जा सकता है, झूठ को सत्य से ही जीता जा सकता है, घृणा को प्यार से ही जीता जा सकता है। अरे करके तो देखिए, ये मत कहना कि आप क्यों नहीं करते, मैं अंदर से करता हूं। अगर मैं मक्कार लोगों से प्यार करने लगूंगा तो मेरे तो तनख्वाह बेकार चली जाएगी। मैं तो यहां आया ही हूं गाली देने के लिए। गाली देने का मतलब गाली वो नहीं,
जो गलत करेगा उसको डांट पड़ेगी भाई। मेरे गुरुओं ने भी मुझे डांट डांट के तराशा है, और उतनी डांट तो भाई साहब आप झेल ही नहीं सकते जितने मेरे टीचर्स ने, और उनका मैं नमन बंदन करने जाता हूं जो जिंदा है, सिर्फ इसलिए कि आप न होते तो आज इस धरती पर शायद मुझे कोई जानता भी नहीं। तो अपने गुरुओं का, बुजुर्गों का सम्मान करें, सीनियर्स का सम्मान करें, अपने अधिकारियों का सम्मान करें, अपने कोलीग्स को प्यार दें, अपने जूनियर्स को प्यार दें, मिल के रहे। देखिए जिंदगी का मजा काम में ही आ जाएगा, यही मन लगने लगेगा, यही जगह अच्छी लगने लगेगी, यही जगह प्यारी लगने लगेगी। मुझे लगता है राजकिशोर जी कह रहे थे जल्दी जाना है, और ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप सभी लोगों ने हमें ध्यान से सुना, हमको मौका दिया। कल खेल में हम हो न हो, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार, आपके बच्चे फले फूले, श्रद्धावान हो, शीलवान हो। शिक्षा के साथ शील अगर नहीं है तो शिक्षा ही से पशु के समान। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कुछ गलत बोला हो तो वो शब्द वापस लेता हूं, किसी को हर्ट किया वो शब्द वापस लेता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों ने देखा, 66 साल 67 साल के आसपास की उम्र के बुजुर्ग हम लोगों के बीच हैं, और जो जोश और ज्ञान का समागम है, ये हम लोगों को उनकी बातें, उनकी भावना, उनकी प्रेरणा सुनने और समझने का मौका मिला। जो उनके उम्र से कम के हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने का स्कोप है, हम लोग को सीखने का मौका मिला, और हम सभी को प्रेरित करने के लिए निदेशक महोदय को मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही यहाँ से निकलते ही कुछ स्वीट्स की व्यवस्था की गई है, कृपया करके लेते हुए जाएंगे। और इसके बाद एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में रखा हुआ है, तो जो भी इच्छुक हों आ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं एक बार पुनः आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राजेंद्र पार्क और उसके पश्चात यहाँ पे रिप्स ऑडिटोरियम में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच साझा करने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।